हेमंत अत्री जी, सवाल मेरा यह है कि क्या देश का नैरेटिव पूरे तरीके से बदल चुका है? क्या अब ये जो सांप्रदायिक हमने सियासत देखी, जो हिंदू मुसलमान में बांटकर या जहां जो भी हैं, कुकी मेथी में बात करें, जाट नॉन जाट में बात करें, इस तरह की जो बंटवारे की जो सियासत थी, क्या उससे हम कह सकते हैं कि एक कम से कम एक सांस लेने भर फुर्सत मिली है और अब ये देश सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी के एक अलग रास्ते पर चल पड़ा है? और क्या आने वाले जो इलेक्शन हैं उसमें भी क्या हम ये मुद्दा बड़ा देखेंगे और क्या यही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है? धन्यवाद बुशरा जी। आज की तारीख में जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल महोदय हैं, जिनको अब वो 56 इंची सरकार चलाते थे पिछले 10 साल से, ये इस बार यू टर्न की सरकार चला रहे हैं। आज उनकी सरकार को बने हुए 9 जून को उन्होंने शपथ ली थी, आज 21 अगस्त है, तो कुल मिलाकर के 72वां दिन है उनके तीसरी सत्ता का। और 72 दिन के अंदर उनको चौथा यू टर्न लेना पड़ा है। वो व्यक्ति जिसने भी ने स्ट्रोक ऑफ पेन इस देश की 85% करेंसी बैन कर दी, नोटबंदी, पूरे देश में हाहाकार मच गया, लेकिन उसने उस फैसले को वापस नहीं लिया। जीएसटी का क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ टैक्स था। पूरा देश हाहाकार, आज तक उसकी पीड़ा भुगत रहा है, लेकिन उसके टैक्स स्लैब आज तक भी ठीक नहीं किए। और ऐसे तमाम फैसले, इस देश की न्याय संहिता बदल दी, इस देश की आचार संहिता बदल दी, इस देश की सीआरपीसी बदल दी, इस देश की दंड संहिता बदल दी। और कैसे बदली वो सारे देश ने देखा कि आधे विपक्ष को सस्पेंड करके बाहर करो और चलो। ऐसे ही इस देश के किसान कानून बदल दिए। ये वो शख्स था जो नॉन बायोलॉजिकल जी, और आज वो आदमी 72 दिन के अंदर 4 यू टर्न ले चुका है। तो ये यू टर्न सरकार है या क्या है? पहली बात तो ये आपके दर्शकों को केवल याद दिला दूं बहुत ब्रीफ में। पहला यू टर्न क्या था? पहला यू टर्न था वक्फ बोर्ड का, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के जो ये खेल करना चाह रहे थे, और वो बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीजें समझ में आई लोगों को, उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं, बहुत जगह डिस्कस कर चुके हैं। वो उद्योगपति मित्रों के लिए खेल था, वो उसको इनको जेपीसी को भेजना पड़ा। आपको याद है 10 साल की मोदी की पिछली सरकार में कितने बिल जो थे वो सिलेक्ट कमेटीज को गए या पार्लियामेंट्री कमेटीज को गए, और यहां पहला ही बिल गया, तो मतलब समझ लीजिए। दूसरी बात, दूसरा क्या किया इन्होंने? उसके बाद इन्होंने बजट लेके आए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो इंडेक्सेशन होता है, जो प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करते हैं, उसमें खेल किया इन्होंने। राहुल गांधी के केवल एक ट्वीट 4 लाइन की बाइट के ऊपर उसको वापस करना पड़ा, एक ट्वीट पर। कल्पना कीजिए, कोई आंदोलन नहीं हुआ है अभी तक। तीसरा, ब्रॉडकास्ट बिल। ब्रॉडकास्ट बिल हम सब का इलाज था, जो हम सब बिल्कुल जो अराजक लोग हैं हमारे जैसे, जो इस देश को खराब करना चाहते हैं, उन सब का इलाज था वो, तो उसको भी विड्रॉ करना पड़ा। और रही सही कसर जो लेटरल एंट्री स्कीम थी, जो पिछले 10 साल से कई सौ लोग, जो रियल इनके जो अपने जो कॉर्पोरेट मित्र हैं, जो फाइनेंसर हैं, जो स्पॉन्सर हैं इनके, उनकी जो नीतियों को, उनके हिसाब से जो नीतियां बनाते थे, उन सब को जो ला रहे थे, और आज तक ये जवाब नहीं दिया कि लेटरल एंट्रीज में अब तक जितने भी हुई है उनमें से कितने दलित थे, कितने बैकवर्ड थे, क्या रिजर्वेशन, क्योंकि था ही नहीं, था ही नहीं। और अब ऑल ऑफ ए सडन उनको याद आ गई सामाजिक न्याय की, और श्रीमान जितेंद्र प्रसाद चिट्ठी लिखते हैं और यूपीएससी उसको तत्काल स्ट्राइक डाउन कर देती है, उस विज्ञापन को वापस कर देती है। तो मेरी को तो एक समझ में नहीं आई कि इस देश को मोदी जी चला रहे हैं या इस देश की टर्म्स को राहुल गांधी डिक्टेट कर रहे हैं। 240 की जो जिसकी सत्ता है, 240 सदस्य हैं, वो इतना कमजोर कैसे हो गया 56 इंची सीना कि वो 99 वाले के सामने झुकने को मजबूर है? कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है ना। और वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ है नियत की, वो गड़बड़ है इनकी मंशा की, गड़बड़ है इनके एंड रिजल्ट उसकी कि ये इनका टारगेट क्या था, और वो एक्सपोज हो गया। और अब वो एक दिन की बात नहीं, अब ये रोज होगा। जब तक ये सरकार चलेगी तब तक ये कारनामे रोज उजागर होंगे। पहले क्या होता था पिछली सरकारों में? सीएजी की रिपोर्ट्स आती थी, सारी बेकायदियां सामने आती थी, कुछ अपोजिशन का लीडर नहीं था, जो मर्जी आई नियुक्तियां करते थे अंधाधुंध, चाहे सीबीआई डायरेक्टर हो, चाहे ईडी हो, 5-5 साल तक उनको कंटिन्यू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को हटाना पड़ा, तमाम चीज। आपको लगता है इस बार कर पाएंगे क्या? और जब उस तरह का इफेक्टिव चेक विपक्ष का हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि जो नौकरशाही है, जो जांच एजेंसियां हैं, क्या वो उतनी स्वच्छंद हो पाएंगी? अभी तक तो दिख रही। जो अभी ताजा जो ऑपरेशन लोटस नाकाम हुआ, जो अंधे मुंह गिरा है झारखंड के अंदर, चंपई सोरेन वाला जो खेल हुआ, ये उसको लाए थे दूल्हा बना करके, बेचारा अकेला ही रह गया, वो बाराती नहीं मिला कोई भी, वो अकेले ही घूम रहे इधर उधर जो। तो ये एक इशारा है।
और ये इशारा क्या है? ये इशारा ये है कि जो ये यूटर्न की सरकार है, जो इस देश को हाँकने में माहिर थी, आज वो सरकार हाँफ रही है। कोई भी पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी पैरालिसिस कभी नहीं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं माइनॉरिटी गवर्नमेंट जरूर है ऑन इट्स ओन, लेकिन अगर आप अलायंस को देखें तो मेजोरिटी में है। फिर इतना भय किस बात का है? वो भय इस बात का है कि इन्होंने अब तक तजुर्बे के आधार पर जनहित के हिसाब से कोई काम किया ही नहीं। रात को सपने में कुछ आया, सुबह लागू कर दिया, उसका फॉल आउट्स क्या होंगे? उसी नरेंद्र मोदी को अब ये कैसे याद आ गया कि ये जो लेटरल एंट्री है सामाजिक न्याय के विरुद्ध है? तो अगर सामाजिक न्याय के विरुद्ध जो पहले लोग लगा रखे हैं आपने सैकड़ों, उनको भी हटाइए। क्या आप हटा सकते हैं उनको? तो ये जो आधा अधूरा जो खेल है, ये बेसिकली डैमेज कंट्रोल की क्वायद है। दूसरा, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि जो चुनाव होंगे राज्यों के अंदर, उनकी क्या स्थिति? आपने देखा कि पिछली बार मोदी जी, इस देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ने इतने इंटेंसिव कैंपेनिंग नहीं की किसी लोकसभा चुनाव में जो नरेंद्र मोदी ने यूपी में की, महाराष्ट्र में की और तमाम राज्यों में की, और हरियाणा में भी की। महाराष्ट्र में जहां जहां गए वहां के परिणाम आपके सामने, सिंगल डिजिट में रिस्ट्रिक्ट होगी बीजेपी। हरियाणा में 3 जगह पे आए थे, 2 में हार गए। मोदी जी की बात कर रहा हूं, बाकियों का तो आप हाल देख लीजिएगा। तो जो व्यक्ति ये कहता था कि मेरे से अलग तो इस देश में कोई नेता ही नहीं है और पूरी भाजपा मोदी का परिवार हो गई थी, आज वो हरियाणा में आपको पता है क्या कर रही है? दलितों को खट्टर का परिवार बता रही है। एक सम्मेलन होने जा रहा है, आपने 10 साल में कभी सुना था किसी क्षेत्रीय नेता का कोई परिवार बीजेपी ने रिकॉग्नाइज किया हो? आई वाज शॉक्ड टू सी कि हरियाणा के 21% दलित, एक सम्मेलन किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में लेटर इन दिस मंथ, और उसमें वो मुख्य अतिथि होंगे श्रीमान मनोहर लाल, और उसका स्लग दिया गया है कि मनोहर लाल का परिवार। वो जब 10 साल तक सत्ता में थे तब क्यों नहीं हुआ वो परिवार? अब कैसे? आज जिनको इतना बेरहमी से रातों रात झोला उठा करके चलता किया गया, वो फिर हरियाणा में लॉन्च। ये भी कोई खेला है? मुख्यमंत्री कौन है? नायब सैनी। अमित शाह हरियाणा में आके क्या कहते हैं कि अब चुनाव नायब सैनी के उस पर लड़ा जाएगा, और हरियाणा के दलित परिवार किसका है? मनोहर लाल का। तो समझ रहे हैं खेल को? बीजेपी इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कहां जाए, वो क्या करे। और जो ये झटका दिया है ना देश की जनता ने, ये 240 वाला, ये बहुत बहुत जरूरी था। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि मजबूत सरकार का तो पता नहीं, लेकिन हमेशा मजबूत विपक्ष और जवाबदेह सरकार, वो लोकतंत्र की बेसिक जरूरत है। 10 साल के अंदर इन्होंने जो इस देश के कानून का, और जो एक बार बार सारे साथी बात कहते हैं, मैं उससे हैरान होता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वो संविधान बदल पाए नहीं पाए एक अलग पक्ष, आज तक तो बदल नहीं पाए, लेकिन मंशा थी 400 पार की। संविधान बदलने से पहले एक और बहुत ही खतरनाक काम ये कर रहे हैं, और वो काम ये कर रहे हैं कि संविधान को मानते ही नहीं। आप इनका कोई भी काम देख लीजिए, किसी भी फैसले के अंदर इन्होंने संविधान को कहां माना है? जो लोकतंत्र की स्थापित परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो कानून है, कोई स्वीकार किया है कि इन्होंने? कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से विधानसभा से इस्तीफा देता है? स्पीकर की मर्जी है, उसको स्वीकार करे ना करे। ये हालत लाके खड़ी कर दी है, और जब इनको सूट करता है तो उसका स्वीकार कर लेते हैं, नहीं सूट करता तो वो चलता रहता है। अभी हरियाणा में आपने किरण चौधरी का उदाहरण देखा, कितने दिन पहले उन्होंने भाजपा मुख्यालय में बीजेपी ज्वाइन की थी, बीजेपी मुख्यालय में। कांग्रेस के चीफ विप ने कंप्लेंट की कि साहब इन्होंने पार्टी बदल ली है, ये हमारी पार्टी के सिंबल पे, इनको आप वो कीजिए, अयोग्य कीजिए। चलता, उनकी बात नहीं मानी। और आज जब उनको राज्यसभा का नॉमिनेशन भरना था बीजेपी की तरफ से, तो कल उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। आप, देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून ये कहता है कि जिस पार्टी से आप चुनी गई है, अगर आप उसको छोड़ के दूसरी में ज्वाइन करती है तो आप उसी पल अयोग्य हो जाती है, सुओ मोटो। आपके खिलाफ मुझे कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद वो विधायक बनी रहती है। रणजीत चौटाला का केस देख लीजिए, उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? लोकसभा का चुनाव हारे बीजेपी की टिकट पे, इस्तीफा कब मंजूर हुआ उनका, क्रोनोलॉजी देखिए। और उसके बाद भी आज भी वो मंत्री बने हुए हैं, वो विधायक नहीं है। जब वो कोई भी व्यक्ति बिना विधायक हुए मंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए, लेकिन उसको शपथ दोबारा से लेनी पड़ेगी, ये उसको भी नहीं मानते। 6 महीने के अंदर किसी भी इलेक्टेड हाउस का सेशन बुलाना जरूरी होता है। हरियाणा की सरकार वो सेशन बुलाने की बजाय क्या खेल कर रही है, आप सोच के स्तब्ध रह जाएंगे। और वो ये है कि जैसे ही राज्यसभा वाला बाई इलेक्शन होगा, उसके बाद ये हरियाणा का सेशन बुलाने की बजाय, क्योंकि सरकार माइनॉरिटी में, ये उसको उठा करके विधानसभा को ही बंद कर देंगे ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस। ये आपने कभी सुना था क्या? आप कह रहे हो संविधान बदल देंगे, मैं कह रहा हूं ये संविधान को मानते ही नहीं।
ये संविधान को भी आंकते हैं जैसे देश को आंकते हैं। तो ये जो आरक्षण, ये सारी चीजें, ये तो बाद की चीजें हैं। बेसिकली जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं या कोई भी व्यक्ति शपथ लेता है, वो इस देश के संविधान की शपथ लेता है। और संविधान की शपथ लेके आप संविधान को ही स्वीकार नहीं करते तो इसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी दंड संहिता की, आप तय कर लीजिए। लेकिन इस देश को आंख खोल करके देखना पड़ेगा। संविधान तो बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे बाद की कड़ी है, लेकिन जो संविधान है उसको मान रहे या नहीं मान रहे, उसका जवाब है ना। संविधान की कोई इनको परवाह नहीं है, इनको जो मर्जी आता है वैसे करते हैं। कोई राज्यपाल बैठा हुआ कर्नाटक, नैरेटिव कैसे बदलते हैं। कर्नाटक का राज्यपाल किसी प्राइवेट व्यक्ति की कंप्लेंट के ऊपर मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे देता है, बताइए। गवर्नर कौन है? गवर्नर केंद्र का नियुक्त प्रतिनिधि है, वो सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की एड और एडवाइस पे काम करता है। और यहां अलग अलग दुकानें खोल के बैठ गए। किसी गवर्नर को देख लीजिए आप, केरल में गवर्नर देख लीजिए, पंजाब के गवर्नर का हाल देखा आपने, तमिलनाडु के अंदर देखा, वेस्ट बंगाल के अंदर देखा, जाइए आप गिनते जाइए। जहां जहां अपोजिशन की सरकारें हैं वहां इन्होंने नरक मचवा दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें ये संविधान को धराशायी करने पर लगे हुए हैं। और केवल मुझे तो संतुष्टि इस बात की है कि प्रोएक्टिव विपक्ष ने इनको नकेल ऐसी डाली है कि आंदोलन की जरूरत ही नहीं, एक ट्वीट के ऊपर फैसले बदल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो 56 इंची थे वो कितने कमजोर हैं अंदर से और उनको किस बात का भय है, ये सारा देश अब देख रहा है। और ये एक ठंडी हवा का झोंका है जहां तक लोकतंत्र के थोड़ा बहुत कायम रहने की कोई उम्मीद है। और मुझे लगता है आगे इस तरह का कोई भी फैसला करने से पहले अब ये सरकार 4 बार सोचेगी, चाहे वो पूंजीपति मित्रों का सारा हो। क्योंकि अब आप देखिए एक चीज और हो गई, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो उसके अध्यक्षता भी कांग्रेस के पास आ गई, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केसी वेणुगोपाल उसके अध्यक्ष हो गए। अब ये कहां कहां भागेंगे, इनके सारे कारनामे अब उजागर होंगे और इसी बात की इनको चिंता है। और मैं तो विपक्ष को ये एक सलाह दूंगा कि वो जन सापेक्ष मुद्दों को देश को जोड़ने के लिए उसको आगे उठाए, देश को प्रगतिशील रास्ते पर लेकर के जाए। छोटी सोच, छोटी किसी भी ऐसी बात जिससे देश का विभाजन होता है उससे बचे और देश को जो 10 साल में नुकसान हुआ है सोशल फैब्रिक को, उसको जोड़ने का काम करें, ना कि भाजपा की तरह तोड़ने का। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं इस विपक्ष। ऐसा अनऑर्थोडॉक्स तरीके से मैं जवाब देना चाहता हूं। बीजेपी क्या करेगी? हरियाणा के एक मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, श्रीमान जेपी दलाल, उनका एक वीडियो आया कल अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर। वो लोगों को बहला रहे थे, फुसला रहे थे विधानसभा चुनाव के लिए। और कोट एंड कोट आपके दर्शकों को अगर सुनाऊंगा तो पूरा देश स्तब्ध रह जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए आप परेशान मत होइए, सरकार तो हमारी ही बनेगी, फिर भी अगर कोई ऊक चूक किसी कारण से कुछ हुआ तो हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारे दिल्ली वाले, वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को 6 महीने नहीं चलने देंगे। कोट एंड कोट पब्लिक जनसभा। दिल्ली वाले कौन है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन लोटस के चैंपियन। लेकिन दलाल साहब को कोई ये बताए कि जब आपको इतना ही भरोसा है दिल्ली वालों पर, फिर तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप घोषणा कर दीजिए कि हरियाणा में जीत गए, बात खत्म होगी। चुनाव कराने का भी क्यों काम का सिरदर्दी उठाते हो? ये जो घटना है, वित्त मंत्री छोटा मंत्री नहीं होता, हरियाणा में नंबर 2 का मंत्री होता है, मनोहर लाल के सबसे करीबी व्यक्ति हैं वो। और वो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली वाले हमारे 6 महीने कांग्रेस की सरकार नहीं चलने देंगे। इसका मतलब गांव बसा नहीं है और भिखारी पहले घूम गए हैं। यानी कि योजना तय कर ली गई है कि अगर चुनाव बीजेपी कांग्रेस जीत भी जाती है तो ऑपरेशन लोटस की तैयारी पहले से है। कैन यू इमेजिन दिस? और सत्ता की ऐसी हवस आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं देखी गई, कभी भी नहीं देखी गई। जिस निर्लजता और शर्मनिरपेक्षता के साथ ये सारे काम हो रहे हैं और इनको वैधानिक जामा पहनाया जा रहा है। नहीं तो कोई भी ऐसा देश जिसके अंदर कोई सिटिंग मंत्री अगर ये बात कह दे, ये देशद्रोह से बड़ी चीज है, ये ना देश की डकैती है, ये लूट है, ये और संविधान का, जो लोकतंत्र का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उस पर हमला है कि हम सरकार जो बनी भी नहीं है उसको गिरा देंगे 6 महीने के अंदर। तो इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, माफ कीजिएगा। इनके पास क्या है? आज अगर विपक्षी दल, अब आप सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलिए। कल मैं जम्मू कश्मीर के जो इनके अध्यक्ष है बीजेपी के, उसकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा, जब जर्नलिस्ट साथियों ने पूछा कि साहब आपने लोकसभा में तो वेल लिमिट कैंडिडेट खड़े किए नहीं, तो अब क्या करेंगे आप? तो वो महाशय कहते हैं कि हम कुछ इंडिपेंडेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो हमारे सिंबल पे लड़ लें तो। कैन यू बिलीव दिस? और पूरे देश और दुनिया के सामने ये क्या कहते हैं भाई लोग, जो दोनों चाणक्य हैं,
एक जो है नॉन बायोलॉजिकल और दूसरा चाणक्य, वो कहते हैं कि हमने कश्मीर में युग परिवर्तन कर दिया है। पूरे देश में कश्मीर के नाम पर वोट मांगते हैं और कश्मीर में इनके पास कैंडिडेट नहीं। ऐसी कभी आपने चीज देखी? हरियाणा के अंदर मैंने आपको जिक्र किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, कहते क्या है कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और हरियाणा के दलित परिवार मनोहर लाल खट्टर का है। समझिए बात को। यही वो चीज है जो उत्तराखंड में किया था कि पुष्कर धामी को उनकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने एज चीफ मिनिस्टर और देयर एमएलए उनको रिजेक्ट किया, और नरेंद्र मोदी ने उनको हारे हुए विधायक को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, विच इज सैडिस्टिक प्लेजर कि तुमने इसको हराया, यही तुम्हें रगड़ेंगे 5 साल। ये स्थिति। अब आप महाराष्ट्र चल पड़िए। महाराष्ट्र में दुल्ला बना करके किसको लाए थे? अजीत पवार को। सारा देख लिया लोकसभा के अंदर चुनाव में जो कुछ भी हुआ। अब त्रासदी क्या है कि सीट तो वो मांगेंगे, और सीट एक नाथ शिंदे भी मांगेंगे। एक नाथ शिंदे की तो चुनाव में ठीक ठाक सीट भी आई है लोकसभा में भी। तो अब इनकी समस्या क्या है कि अगर ये उनको साथ रखें तो अपना काडर कहां जाएगा, जो पूरी की पूरी स्थिति है। और उनकी जो मांग है वो पूरी करी तो बीजेपी कहां जाएगी, न्यूक्लियर। तो ऐसे में सूरत अब यहां फंस के खड़ी होगी कि अजीत पवार को साथ रखे भी या ना, और अगर नहीं रखोगे तो उनको सारी क्लीन चिट छाप के दे दी सारे केसेस की, उसका क्या होगा? फिर कहोगे चक्की पीसिंग किसको बोलेंगे? फडणवीस। आपने नैरेटिव की बात की स्टेट्स की, अब चौथी स्टेट पे आ जाइए। आपने झारखंड की बात की, डॉक्टर साहब ने बहुत खोल के बताया। झारखंड के अंदर ये पहला ऑपरेशन नोटिस नहीं है बुशरा जी, मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं। पिछले कुछ समय में लगातार चौथा प्रयास था ये जो असफल हुआ है। चौथा। 2 बार पहले, तीसरी बार जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तब खेल करने की कोशिश की गई सीता सोरेन के जरिए, और अब ये चौथा जो इनके जरिए जो की गई। आप कल्पना करिए कि 4 स्टेट्स जो चुनाव में होने जा रही है, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 महीने में सरकार लाके क्या कर लेंगे, यही हमारी ना समझिए कि हम ये नहीं समझते कि वो क्या कर लेंगे या वो क्या करना चाहते हैं। उनकी खेल ये है कि किसी तरीके से केयर टेकर सरकार या तो गवर्नर के पास आ जाए और या बीजेपी के पास आ जाए। उसके बाद वो जो सारे खेल ईवीएम के जरिए, बूथ मैनिपुलेशन के जरिए जो उत्तर प्रदेश में करते हैं, जो तमाम स्टेट्स के अंदर करते हैं, वो यहां करना आसान हो जाएगा। इसलिए वो डेस्परेट है झारखंड में सरकार के लिए, एक। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो इनका मुख्य फाइनेंसर है और जो मोदी जी का स्पॉन्सर है 2014 से, उस व्यक्ति को यहां A1 और A2 जिनकी आप बात करते हैं, उसके बहुत ज्यादा माइनिंग के वेस्टेड इंटरेस्ट सारे के सारे झारखंड के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट A1 के भी है और A2 के भी है। हरियाणा क्यों इंपॉर्टेंट है? हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली को घेरता है। अगर दोबारा किसान आंदोलन जैसी कोई स्थिति हुई तो पंजाब वाले और हरियाणा वाले सारे किसान कहां बैठेंगे? दिल्ली आकर के। कांग्रेस की सरकार आई तो वो रोकेगी क्या बॉर्डर्स पे? क्या उनके लिए बॉर्डर्स लगाएगी? किले ठोकेगी? मोदी जी डरते किस बात से? किसानों से। मोदी जी डरते किस बात से? आंदोलन से। तो आप देखिए कैसे गिर गए हैं वो, हर चीज में गिर गए हैं वो, और जो उनकी फेवरेट पिच थी उस पर आकर के फंस गए हैं वो। जो जो बंटवारे का खेल करते थे, जो तमाम चीजें करते थे, अब करके दिखाए ना। और अगर देखिए एक बात और समझने की, डॉक्टर साहब बहुत वरिष्ठ है मुझसे और वो सारी चीजें समझते हैं। अगर इस देश के अंदर ये मैसेज चला गया डॉक्टर साहब कि मोदी और शाह कमजोर है, तो फिर बांग्लादेश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, माफ कीजिएगा। और वो उस बात को समझ रहे हैं। जो शेख हसीना के साथ जो कुछ हुआ है, यहां वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां तो चुनाव बार बार होते ही है। ये जो 4 राज्यों के चुनाव ये अलग क्यों किए? आप समझे इस बात को कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा को करा लीजिए, सारी फोर्स, अपनी सारी ताकत, सारा पैसा पहले यहां लगा लीजिए। ये ना लगे कि दिल्ली में मैसेज खबरों में ये आए, अगर चुनाव का परिणाम अदरवाइज आता है तो आपको कहना पड़ेगा ना कि 4 में से 3 स्टेट हार गए या 4 में से 2 स्टेट हार गए, तो इसलिए उनको तोड़ लो। तो जम्मू कश्मीर में तो हमारे पल्ले पहले भी क्या ही था। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी थी, वो मनोहर लाल खट्टर नायब सिंह सैनी के सिर पर रख देंगे। मनोहर लाल का रिहेबिलिटेशन पहले ही कर चुके हैं, 8वें नंबर का मंत्री बना दिया। जिस आदमी का हरियाणा से रातों रात झोला उठवाया था, आपको पता है वो कौन सा मंत्री है? बिजली मंत्री, शहरी विकास मंत्री। और वो शहरी विकास मंत्री का जो विकास किया उसने, अगर एक बार गुड़गांव चली जाए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बेहतरीन शहरी विकास करवाएंगे वो पूरे देश का। और जो हरियाणा के अंदर जो उन्होंने तमाम वो योजनाएं बनाई शहरों के लिए, उसी के कारण आज बीजेपी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जिस चीज का ऐप बना दो, ऑनलाइन कर दो, ई गवर्नेंस कर दो, सत्यानाश कर दिया, पूरा हरियाणा लाइनों में खड़ा था। आज भाजपा उसी का वो भोग रही है।
तो मेरा कहने का मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली इन चारों स्टेटों में नैरेटिव की बात नहीं कर रहा, दे हैव लॉस्ट फेस। अगर किसी के अंदर गैरत हो थोड़ी सी भी तो उसको इन प्रदेशों में चुनाव लड़ने नहीं जाना चाहिए। जो आपने झारखंड में किया, झारखंड एक आदिवासी स्टेट है, वहां के मुख्यमंत्री को आपने 4 बार डिसलॉज करने की कोशिश की। महाराष्ट्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह असंवैधानिक सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कहा। और उस असंवैधानिक सरकार का चुनाव जल्दी से जल्दी कराने की बजाय उसको आप लॉन्ग रोप दे रहे हैं कि और चलिए और चलिए। अदरवाइज हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव हमेशा आप 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, हमेशा साथ होते थे। तो एक असंवैधानिक सरकार जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है, उसकी ड्यूरेशन लगातार लंबी खींची जा रही है। हरियाणा के अंदर सारी चीज, हरियाणा में अगर आप एक्चुअल में देखें 6 महीने के अंदर सेशन बुलाना जरूरी होता है। बुला लिया क्या? और लिख लीजिए आप, जिस दिन किरण चौधरी का चुनाव हो जाएगा, राज्यसभा का बाई इलेक्शन, उस दिन ये विधानसभा को बंद कर देंगे। हेयर दे आर रनिंग ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब ने एक बात कही, मध्य प्रदेश का जिक्र किया मंत्री का, हरियाणा में ऐसा कारनामा बीजेपी ने किया है। एक रणजीत सिंह नाम के जीव है यहाँ पे, चौधरी देवलाल के बेटे, वो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, मंत्री थे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उस दिन इस्तीफा देना पड़ेगा? नहीं दिया, चुपचाप इस्तीफा भेज दिया और कहते रहे स्पीकर के मेरे पास तो आया नहीं, मैं तो बैठ के बात करूंगा। इन बिटवीन बीजेपी ज्वाइन की, 1 घंटे के अंदर उनको लोकसभा की टिकट मिली हिसार पार्लियामेंट से। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने का क्या मतलब समझे आप? उनको तुरंत अयोग्य कीजिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, नहीं किया गया। फिर एक दिन स्पीकर ने कहा कि उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया, कोई बात नहीं। वो व्यक्ति चुनाव हारने के बाद आज भी मंत्री है, क्या वो रह सकते हैं? लोकसभा का चुनाव भी हार गए, विधानसभा से इस्तीफा मंजूर हो गया। कोई भी व्यक्ति मंत्री रह सकता है बिना विधायक के, लेकिन उसको शपथ दोबारा लेनी पड़ेगी, वो शपथ भी नहीं कराएगी। और वो अब वहां पर क्या कह रहे हैं, रानिया सिरसा जिले की कंस्टिट्यूंसी, वहां पर उन्होंने कल मीटिंग की अपने समर्थकों की, और उन्होंने कहा कि मैं तो देवीलाल का बेटा हूं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, भाजपा अपना देख ले। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, 56 इंची, नॉन बायोलॉजिकल, सेंट्रली कमांड, चाणक्य। जो हवा इस देश में बनाया गया था बुशरा जी, वो भूत निकल चुका है। चाहे वो विपक्ष का डर हो और चाहे भाजपाइयों का अपना डर हो, उन सब का डर निकल लिया। कभी आपने सोचा था कि मोदी और शाह के बारे में कोई भाजपाई खिलाफ बोल सकता है? ये मैंने आपको एक बात बताई रणजीत सिंह की। आप बादशाहपुर चल पड़िए गुड़गांव के अंदर, मनोहर लाल खट्टर का दायां हाथ, वहां पर राव नरवीर सिंह, वहां पर मोदी जी 15 अगस्त को भाषण दे रहे थे लाल किले पे, और वो बादशाहपुर में क्या कह रहे थे कि भाजपा मुझे टिकट दे चाहे ना, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। आप समझ सकते हैं? आप नैरेटिव पूछ रही हैं, मैं कह रहा हूं इनके यहां इतनी भयंकर बिकरिंग है आज की तारीख में, और आप यहां की बात मत कीजिए। जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट नहीं, हरियाणा में फेस नहीं है, समझ नहीं पा रहे का। मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, उसको बेचारे को ये नहीं पता तुम्हें चुनाव कहां से लड़ना है। वो कभी करनाल की सोचते हैं, कभी अंबाला के नारायणगढ़ की सोचते हैं, फिर वो कुरुक्षेत्र के लाडवा की सोचते हैं, और वो पार्टी सरकार बनाने का दावा करती है और कहते हैं नहीं बनेगी तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने में कांग्रेस सरकार तोड़ देंगे। तो ये जो पूरे हालात हैं, ये कुछ कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के हाथ से नियंत्रण बहुत तेजी से निकल रहा है। और अगर इस देश के अंदर ये फीलिंग आ गई कि दिल्ली कमजोर है, और जो कि वो एक ट्वीट के ऊपर पॉलिसी बदल बदल के दिखा रहे हैं, तो ये आने वाले दिन मोदी के लिए, देश को तो वो कह के आए थे मोदी जी के अच्छे दिन आएंगे, सबको बताया था ना 14 में आने थे, अब तक तो आए नहीं। लेकिन यही अगर गवर्नेंस चलती रही तो मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि मोदी और उनके चाणक्य के अच्छे दिन नहीं रहने वाले हैं। अगर यही स्थिति रही तो, ये आप लिख के रख लीजिए मेरी बात।